नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बक्सर और प्लासी के युद्ध और बक्सर और प्लासी के युद्ध से भारत की दास्तां की कहानी जो शुरू होती है वो क्रम चलते चलते अब आगे बढ़ता है और उसी क्रम में दोस्तों एक अन्य शासक अर्थात की गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली आते हैं और उनके द्वारा अब एक सहायक संधि लाई जाती है जिसका विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस सहायक संधि को लागू किया गया भारत में और विशेषकर भारतीय राज्यों पर। जी हां दोस्तों, जितने भी क्षेत्र भारतीय राज्यों के थे या भारतीय शासकों के थे उन सभी शासकों को या तो संधि के माध्यम से या फिर उनको मजबूर करके उन पर प्रभाव डाल करके सहायक संधि मानने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि एक्चुअल में यह सहायक संधि क्या थी। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जिस संधि का प्रयोग किया गया था जिसे सहायक संधि के नाम से जाना जाता है, सब्सिडरी अलायंस के नाम से जाना जाता है, क्या थी और क्या इसका प्रभाव हुआ भारत पर और कंपनी पर इसका क्या प्रभाव रहा, ये सारी घटना दोस्तों आज के सेशन में हम पूरे विस्तार से समझने वाले हैं। समझने के साथ ही साथ आपके बेहतर रिवीजन के लिए, आपकी बेहतर स्टडी के लिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट नए हैं जो पहली बार ही सेशन को अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को बता दूं जो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछते हैं कि सर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी ये सब सब्जेक्ट कब लेकर आएंगे या कब पढ़ाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट विजिट करने से आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारे द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, है ना। लगभग जैसे देख पा रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे फिर वो बीए फर्स्ट का हो, सेकंड का हो या थर्ड ईयर का हो, है ना। और इसके अलावा दोस्तों फाउंडेशन कोर्स भी फर्स्ट और सेकंड ईयर में स्टार्ट हो चुके हैं, थर्ड ईयर का अभी बाकी है, कुछ समय बाद में उसका भी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको लगभग सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में दोस्तों आपको सब क्रमानुसार वहां पर दे दिया जाएगा। दोस्तों मुझे अगर 1 मिनट का टाइम और देंगे आप लोग तो मैं आपको पूरे विस्तार से बता दूं। जो नए स्टूडेंट है जिनको प्लेलिस्ट विजिट करना नहीं आता है उन विशेष उन दोस्तों के लिए तो एक बार एक शॉर्ट वीडियो है उसको देख लीजिए जिसके माध्यम से कि आपको यह समझ आ जाएगा कि प्लेलिस्ट कैसे विजिट करना है, किस तरह से आप प्लेलिस्ट पर पहुंच करके हमारे सभी सेशन को पूरे विस्तार से देख सकते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक क्रम अनुसार देख सकते हैं ना। मैं वीडियो यहीं पर प्ले कर रहा हूं, इसको 1 मिनट का वीडियो है, इसको देख लीजिए जिससे आपको कर सकते हैं। दोस्तों आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सेशन जो चल रहा है जैसा आप अभी अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ लोधा जी क्लासेस और सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इसी सब्सक्राइब पर दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब को क्लिक करना है सबसे पहले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। क्लियर है। इसके तुरंत बाद में आपको जो लोधा जी क्लासेस लिखा हुआ दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है, लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करना है ना, सब्सक्राइब पर क्लिक नहीं बल्कि लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करना। जैसे ही लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करेंगे आप अर्थात कोचिंग के नाम पर क्लिक करेंगे तो वहां ऊपर आपको ये लाइन दिख रही है दोस्तों, इस लाइन में आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का बटन दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं आपके सभी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ चुके हैं। इसमें एक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करते देख पा रहे हैं आपकी सभी सेशन सभी लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने आ चुके हैं, बीए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है ना। नोट्स भी आप आसानी से जो सेशन आप अभी देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन यहां से ओपन होती है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है। यहां पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन खुलकर आपके सामने आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन खुल के आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन नहीं खुलती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मोर लिखा हुआ है दोस्तों, इस मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया वैसे ही आपको फुल जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके सामने आ जाती है और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से सभी लिंक हमारी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ नोट्स हियर, यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप बहुत ही आसानी से यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस क्लिप के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट तक पहुंचने में काफी सहायता होगी, ठीक है ना। चलिए अब सेशन पर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आज के हमारे सेशन के आज हमारे टॉपिक की जिस पर हमें चर्चा करना है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाई गई सहायक संधि पर। दोस्तों एक नजर इस पर मार लीजिए,
सेकेंड यूनिट अभी हमारा चल रहा है, जिसमें सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं लॉर्ड वेले जेली और उसकी सहायक संधि के बारे में। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीए के स्टूडेंट हो या बीबीए के हो या अन्य किस सब्जेक्ट जिनको की आधुनिक इतिहास पढ़ना है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले विशेष रूप से उनके लिए मैंने 4 स्लाइड तैयार की है, जिस 4 स्लाइड के माध्यम से मैं पूरा आज का टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन बीए वाले स्टूडेंट थोड़ा सा रुक के रहें, क्योंकि उनको बेहतर मैक्सिमम कंटेंट देना होता है, क्योंकि उन्हें आंसर राइटिंग करनी होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को सिर्फ ऑप्शन टिक लगाना होता है ना। तो इसके लिए कुछ फैक्ट पर भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जो सहायक संधि है, देखिए क्या है सहायक संधि, पहले उससे पहले चलते हैं। क्या होता है, बक्सर और प्लासी का युद्ध होता है। युद्ध के बाद में भारत का जो बंगाल का शासन व्यवस्था, बंगाल की जो शासन व्यवस्था होती है वो अंग्रेजों के अर्थात की कंपनी के हाथों में आ जाती है। कंपनी के हाथों में वो शासन व्यवस्था आने के बाद भी कंपनी प्रत्यक्ष रूप से अर्थात कि डायरेक्टली शासन करना उसने प्रारंभ नहीं किया था, है ना। रीजन कई सारे कारण थे जो मैंने आपको बताए भी थे। लेकिन आगे चल करके रेगुलेटिंग एक्ट आता है और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जो है अब बंगाल पर पूरी तरह से कंपनी अपनी शासन व्यवस्था की स्थापना कर लेती है, खुद शासन करना प्रारंभ कर देती है। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते जो है कई गवर्नर चेंज होते हैं, कई नए गवर्नर जनरल आते हैं और वो अपने अपने जो व्यवस्थाएं होती है, अपनी अपनी नीतियां होती है वो लागू करते हैं। इसी क्रम में लॉर्ड वेले जेली आते हैं और उनके द्वारा एक व्यवस्था अर्थात कि एक नीति स्थापित की जाती है। जैसे कि देखिए लॉर्ड वेले जेली के द्वारा एक सहायक संधि का इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि जो ब्रिटिश सत्ता थी भारत में, उस प्रत्येक गवर्नर जनरल का एक ही उद्देश्य होता था कि किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में और अधिक से अधिक विस्तारवादी बनाया जा सके, अर्थात कि भारत में फैलाया जा सके। इसके अलावा किस प्रकार से उसको और मजबूत बनाया जा सके, जिससे कि लंबे समय तक, मैक्सिमम टाइम तक भारत पर शासन किया जा सके। तो इसी क्रम में दोस्तों वेले जेली आते हैं सहायक संधि लेकर के, ठीक है ना। डलहौजी आते हैं हड़प नीति का सिद्धांत लेकर, व्यवगत का सिद्धांत लेकर के। इसके अलावा भी और भी कई नीतियां आई थी, जैसे घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है ना, 1765 से 1813 में। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको याद रखने लायक है, आपको याद रखना चाहिए इन फैक्टों को, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अधीनस्थ पृथक्करण की नीति आती है 1813 से लेकर के 1858 तक ये नीति चलती है। अधीनस्थ संघ की नीति आती है 1858 से 1935 तक के लिए, या कहें कि समान संघ की नीति आती है। इस प्रकार की कई नीतियों का सहारा लेकर के कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता को दृढ़ बनाए रखा। क्लियर है? वो जो दृढ़ व्यवस्था थी उसको और दृढ़ किया। अब हम बात करते हैं सहायक संधि की, सब्सिडरी अलायंस की। तो ये क्या थी दोस्तों? तो ये जो संधि थी एक्चुअल में इसका अर्थात कि सहायक संधि का जो प्रयोग, इस संधि का प्रयोग सबसे पहले किया था तो फ्रांसीसी गवर्नर ने किया था। कौन था वो फ्रांसीसी गवर्नर? डुप्ले, है ना। डुप्ले की ही ये नीति थी, उसने ही नीति अपनाई थी जिसमें ये भारतीय राजाओं को अपनी सेवा के लिए दे देते, सैनिक सहायता दे देते और उस सैनिक सहायता के बदले में ये धन प्राप्त किया करते थे। मतलब कि एक तरह से आप भाड़े की सेना बोल सकते हो, ये भारतीय राजाओं को दी जाती थी, है ना। किसके माध्यम से? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा दी जाती थी। लेकिन आगे चल करके इस सहायक संधि का इस्तेमाल किसने किया दोस्तों? इसका प्रयोग किसने किया? अगर हम कंपनी में बात करें, ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत बात करें, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के संदर्भ में इसका सबसे पहले प्रयोग किया। लेकिन ये चलता रहा सेना, भाड़े पर सेना पहुंचाना, लेकिन इसका और एक सैद्धांतिक रूप उभर कर सामने आया। कब आया? जब लॉर्ड वेले जेली 1798 में गवर्नर जनरल बनकर के भारत में आया। उसने आकर के सहायक संधि को, जो कि डुप्ले के समय से चली आ रही थी, उसको और सैद्धांतिक बना करके और लागू किया भारत में, जिसमें उन्होंने पैसे के बदले में अब भारत की संपत्ति, भारत की जागीर अर्थात की जमीन, उसको लेना प्रारंभ किया। क्लियर है? और वेले जेली का एक ही उद्देश्य था सहायक संधि लागू करने का, कि जो भारत में कंपनी की जो सत्ता थी उसको सर्वोच्च किया जा सके, उसकी स्थिति को और दृढ़ से भी और अधिक दृढ़ बनाया जा सके, जिससे कि संपूर्ण जितनी भी चुनौतियां उनके सामने आए उन सभी चुनौतियों का वो सामना कर सके। क्लियर है ना? इसके अलावा दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या थी? तो विशेषताएं चाहे कहे या इनको शर्त भी आप मान सकते हैं कि क्या शर्तें थी संधि की, कि कंपनी
जबरदस्ती भारतीय शासकों पर यह संधि थोप रही थी। तो इसकी विशेषता क्या रही थी? इसकी विशेषता दोस्तों कुछ नहीं, देखिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट रही थी ये, लेकिन इसकी कुछ विशेषता इस प्रकार थी कि जो भारतीय राजा थे उनके लिए आवश्यक कर दिया। देखिए जो भी भारतीय राजा इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करेगा उसके लिए आवश्यक हो गया कि वो अपने यहां पर ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगा, मतलब ब्रिटिश सेना रखेगा, अंग्रेजों की सेना अपने पास रखेगा अपनी सुरक्षा के लिए, है ना। इसके अलावा भारतीय रियासतों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये संधि में ये भी आश्वासन दिया गया कि भारतीय जो राजा है वो जो शासन व्यवस्था चला रहा है उसके आंतरिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब कंपनी आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी वो कंपनी की स्वीकृति के बिना, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, कंपनी जो भी देशी राजा इस सहायक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करेगा वो अपनी मर्जी से विदेश नीति संचालित नहीं कर सकता। विदेश नीति क्या होती है दोस्तों कि एक राजा दूसरे राजा के साथ ना तो संधि कर सकता है, ना उसको मित्र बना सकता है और ना उसको शत्रु बना सकता है। अर्थात कि ना कोई वो संधि कर सकता है और ना ही वो उससे युद्ध कर सकता है। इसके अलावा अन्य यूरोपियों में अंग्रेजों को छोड़ करके, ब्रिटिश लोगों को छोड़ करके अन्य यूरोपियों को वो अपने यहां शरण नहीं देंगे, उनको व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे और उनको नौकरी नहीं देंगे अपने यहां पर। इसके अलावा अन्य की बात करें तो देशी रियासतों की रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी और उसी के अर्थात कि उस देशी राजा के खर्च पर ही वो अंग्रेजी सेना को अपने यहां पर रखेगा। क्लियर है? इसके अलावा देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी। तो इस प्रकार की कुछ शर्तें इसके अंतर्गत लागू कर दी गई। अब इन शर्तों का प्रभाव ये पड़ा दोस्तों कि इन शर्तों के माध्यम से सहायक संधि के द्वारा अब देशी जो राजा था ना उसकी जो विदेश नीति थी वो पूरी तरह उसके हाथ से छिन गई थी। अर्थात कि उसकी विदेश नीति अब पूरी तरह से कंपनी के हाथों में आ चुकी थी। क्लियर है? तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अपनाई गई सहायक संधि को कुछ देशी राज्यों ने तो अपनी मर्जी से स्वीकार कर लिया और जिन्होंने मर्जी से स्वीकार नहीं किया उन पर युद्ध का बोझ डाल दिया, मतलब युद्ध की धमकी देकर के उनको धमकाया गया। इस प्रकार से उन्हें ये सहायक संधि करने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा कुशासन का आरोप लगाकर भी बेलेजली ने कर्नाटक, तंजौर और सूरत को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। क्लियर है? बेलेजली द्वारा की गई कुछ सहायक संधियां किन किन के द्वारा देखिए, यहां पर सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ में सहायक संधि की गई थी। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट याद रखें, कभी कभी ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में सबसे पहले उसके बाद किस प्रकार से किस क्रम में सहायक संधि की गई थी, है ना। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 में, उसके बाद मैसूर के साथ में 1799 में, फिर तंजौर 1799, अवध, क्लियर है, मराठा, बरार, सिंधिया, होलकर। तो इस क्रम में देखिए, क्रम नीचे भी लिखा हुआ दोस्तों, क्रम नीचे भी दिया गया है। सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठा, बरार, सिंधिया, उसके बाद में देखिए होलकर, है ना। तो इस क्रम में जो है इन सभी देशी राज्यों के साथ में सहायक संधि की शर्तें थोपी गई थी। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों ये थे कुछ आवश्यक और इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन फैक्टों के माध्यम से आपको ये समझ आ जाएगा कि पूरी सहायक संधि क्या थी और किस प्रकार से ये लागू की गई थी। अब जो बीए वाले स्टूडेंट है जिनको दोस्तों रिटन एग्जाम में भाग लेना है वो स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अब एक पूरे विस्तार से फुल डिटेल के साथ में अब डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी सहायक संधि को। क्लियर है? नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो हमारा सेशन अब स्टार्ट हो रहा है बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जरूरी था अब तक का डिस्कशन भी। अब तक आपके दिमाग में यह समझ आ चुका है कि सहायक संधि क्या थी, एक मोटे मोटे रूप से आपको अब तक का समझ आ चुका है। अब बात करेंगे सहायक संधि वाले आज के सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले हम व्याख्या पढ़ेंगे सहायक संधि की, उसके बाद सहायक संधि की शर्तें क्या थी, उसके बाद देखेंगे इसका क्रियात्मक स्वरूप, है ना, कि किस प्रकार से इसको लागू किया गया था, है ना। क्रियात्मक स्वरूप मतलब उसको कैसे लागू किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके लाभ क्या थे और अंतिम रूप से देखेंगे इसकी हानियां क्या रही थी। क्लियर है ना? चलिए, तो एक एक करके इनको समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसकी जन्म मृत्यु की बात कर ले। इसका जन्म जो है ना, जन्म 20 जून 1760 को हुआ था और मृत्यु 26 सितंबर
1842 को हुई थी। 1798 से 1805 तक ये जो है भारत में गवर्नर जनरल बनकर के रहता है। और 1798 में 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल बने, जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुए थे। और इन्होंने भारत में अपने अर्थात की कंपनी के राज्य के विस्तार के लिए और कंपनी को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक संधि व्यवस्था को भारत में लागू किया था, अप्लाई किया था। क्लियर है। चलिए, तो सहायक संधि प्रणाली एक मकड़ी के जाले, देखिए यहां पर कुछ इतिहासकारों ने बहुत अच्छे शब्दों का और एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल का प्रयोग करके और सहायक संधि को समझाने का प्रयास किया है। यहां पर इतिहासकारों ने लिखा है कि सहायक संधि एक मकड़ी के जाले के समान थी, जिसमें जो भी कीड़ा एक बार उस जाल में फंस गया ना, उसका निकलना संभव नहीं था। उसी प्रकार से ये भी एक ऐसे मकड़ी के जाले के समान थी, जो भारतीय राज्य इस जाल में अर्थात सहायक संधि के इस मकड़ी के जाल में जो फंस गए, वो वापस बाहर नहीं निकल पाए, उनका अच्छे से शोषण हुआ। ठीक, क्लियर है। और इसी के साथ में इस जाल में जो मकड़ी भेटी हुई थी, जिसने जाल बुना है, वो अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे उस अपने शिकार को दबोच सकती थी। उसी प्रकार से कंपनी ने भी आवश्यकता पड़ने पर भारतीय राज्यों पर फंदा कड़ा कर दिया, जब जब उनको आवश्यकता पड़ी। क्लियर है। तो इस संधि के अनुसार ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों के साथ संधि करती थी, वह उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती थी, बदले में देशी राज्यों को कुछ शर्तें माननी होती थी। तो ये व्याख्या रही है दोस्तों। इसको और आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं व्याख्या को, तो आप इतना कर सकते हैं कि जो सहायक संधि रही है, वो सहायक संधि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा देशी राज्यों पर थोपी गई एक ऐसी संधि थी, जिसके द्वारा कंपनी उन राज्यों को कुछ शर्तें मानने के लिए मजबूर करती थी। उसके बदले में देशी राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी लेती थी, ठीक है ना। और उन देशी राज्यों में अपनी सेना और साथ में एक रेजिमेंट को रखने के लिए बाध्य करती थी। और विस्तार आपको आगे मिलने वाला है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संधि की। ये संधि तो ठीक है कि संधि हुई, संधि जिसने अपनी मर्जी से की वो ठीक है, जिसने नहीं की उस पर युद्ध की शर्तें थोप दी गई, है ना। और इसके द्वारा उनको संधि को एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। तो इसकी शर्तें क्या थी? कंपनी ने अर्थात कि वेलेजली ने ऐसी क्या शर्तें आरोपित की थी भारतीय शासकों पर? आइए एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देशी राज्य बिना कंपनी की अनुमति के किसी भी अन्य राज्य के साथ संधि या युद्ध नहीं कर सकता, पहली बात। तो इस तरह से कंपनी अब उन देशी राज्यों की विदेश नीति का संचालन करने लगी थी। दूसरी शर्त की बात करें तो उनके लिए अर्थात कि देशी राज्यों के लिए यह भी आवश्यक कर दिया कि बिना कंपनी की अनुमति के वो देशी राज्य अपने यहां पर किसी भी यूरोपियन को अंग्रेजों को छोड़ करके ना, किसी भी यूरोपियन को अपने यहां पर ना व्यापार करने की अनुमति देगा और ना ही नौकरी पर रखेगा। क्लियर है। तो ये शर्त क्यों रखी थी? इस शर्त से क्या किया? इस शर्त से वेलेजली ने फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके अलावा एक अन्य शर्त यह थी कि जो देशी राज्य या जो देशी नरेश या जो देशी राजा इस संधि पर हस्ताक्षर करता है, उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अपने यहां पर एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगा, मतलब एक अंग्रेज सलाहकार रखेगा, और उसकी सलाह से ही वो शासन व्यवस्था का संचालन करेगा, वो उसको परामर्श देगा। क्लियर है। इसके अलावा संधिकर्ता देशी नरेश जो है अपने खर्च पर एक अंग्रेज सेना भी रखेगा और अपनी स्वयं की सेना है ना, उसमें कटौती करेगा। क्लियर है। तो अब इन बिंदुओं से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेलेजली ने देशी राजाओं के हाथ काट दी, उनको निर्बल बना दिया, है ना। जो आवश्यक था वो सब अंग्रेजों ने अपने हक में ले लिया। तो इन सभी शर्तों को स्वीकार करने वाले राज्य के आंतरिक मामले में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये कंपनी ने वचन दिया। और आंतरिक विद्रोह और बाहरी मामलों की स्थिति में उस राज्य की रक्षा करने का भी कंपनी ने वचन दिया। ये कुछ आवश्यक शर्तें थी जो देशी राज्यों को माननी थी।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम देखेंगे कि सहायक संधि का स्वरूप क्या था, क्रियात्मक स्वरूप क्या था, अर्थात कि इसकी किस प्रकार से आगे बढ़ी, किस प्रकार से लागू किया गया था। तो लॉर्ड वेलेजली ने सभी छोटी बड़ी भारतीय रियासतों को सहायक संधि करने के लिए आमंत्रित किया। क्लियर है। एक एक करके भारत के सभी राज्यों को शिकार बना लिया गया, उनके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्य, अब उसी क्रम की हम बात करेंगे जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्या देखिए वेलेजली ने सहायक संधि का एक प्रस्ताव रखा, सबसे पहले प्रस्ताव रखा और देखा कि अपनी मर्जी से कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो इसको स्वीकार कर रहे हैं, और जिन्होंने इनकार किया, कई सारे राज्य थे जिन्होंने इनकार किया, लेकिन बाद में उन पर दबाव बना करके उनको भी इसके लिए मजबूर कर दिया गया, इस संधि को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ऐसे कौन कौन से राज्य थे दोस्तों, ऐसे 5 राज्यों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो 7-8 राज्य पर हम यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके कंटेंट के लिए सफिशिएंट है 5 राज्यों पर डिस्कस करना, ठीक है ना। चलिए तो एक एक करके इनको भी थोड़ा सा विस्तार से आपको कंटेंट देते हो समझ ले, जिससे आपको एग्जाम में लिखते वक्त समस्या ना आए कि सर क्या लिखे, है ना। शॉर्ट में समझ आ जाएगा, लेकिन लिखने के लिए कंटेंट कहां से लाएंगे, तो उस समस्या का समाधान भी मैंने आप लोगों के साथ कर दिया है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले सहायक संधि जिस पर लागू की गई थी ना, वो था हैदराबाद के निजाम, ठीक है ना। तो निजाम ने 1798 में 1798 में जब वेलेजली भारत आया ही था, आते ही उसने ये जो संधि का जो प्लानिंग थी ना, जो नीति थी, ये उसने ब्रिटेन में ही तैयार कर ली थी और लाकर डायरेक्टली लागू कर दी यहां पर। और उसी साल में हैदराबाद के निजाम को इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। संधि पत्र पर इसने हस्ताक्षर किए। इस पत्र के अनुसार निजाम ने फ्रांसीसी सेना को अपने राज्य से हटाकर 6 अंग्रेज बटालियन अपने राज्य में रख ली और इस सेना के खर्च के लिए 24 लाख रुपए वार्षिक रूप से कंपनी को देना स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले संधि पर हस्ताक्षर किया था, कब किया था, 1798 में, है ना। इसकी शर्त में क्या थी, वही उसने क्लियर बोल दिया, ये 24 लाख रुपए में सालाना दूंगा आप लोगों को, और इस खर्च पर आप जो है मेरे यहां पर एक अंग्रेज बटालियन रख दीजिए, मतलब अंग्रेज सेना मेरे यहां पर नियुक्त कर दीजिए। क्लियर है। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो फिर अवध के साथ, बाद में अवध के साथ ये संधि होती है। तो अवध को अफगानिस्तान के शासक जमान शाह, देखिए अवध नहीं चाहता था कि वो इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करे, लेकिन उसने वेलेजली ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, अवध के नवाब ने स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन उसी वक्त अवध का जो नवाब थे ना, उनके सामने चुनौतियां खड़ी हुई थी, 3 अलग अलग रूपों में चुनौतियां खड़ी हुई थी। एक तो अफगानिस्तान के शासक जमान शाह के रूप में, एक सिखों के रूप में और एक मराठों के रूप में। ये कभी भी अवध पर आक्रमण कर सकते थे। अवध का नवाब सादत अली जो इन आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ था। तो वेलेजली ने इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अवध के नवाब पर दबाव डाला और अंत में उसने डर कर, भयभीत होकर के और इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। कब किया, 10 नवंबर 1801 में। कब किया दोस्तों, 10 नवंबर 1801 में इस संधि पर हस्ताक्षर करते हुए इस संधि की सभी शर्तों को एक्सेप्ट अर्थात की स्वीकार कर लिया। क्लियर है यहां तक का, कोई दिक्कत, ठीक है ना। मैसूर के साथ संधि, उसके बाद मैसूर के साथ संधि होती है। तो चतुर्थ मैसूर युद्ध में आपको याद होगा कि मैसूर टीपू सुल्तान, तीसरा और चौथा जो युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान ने लड़ा था मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है ना। तो जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान की अब पूरी तरह से पराजय हो जाती है, पूरी तरह से हार जाता है टीपू सुल्तान। इसके बाद में मैसूर का अधिकांश जो भाग था वो निजाम और अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया, वेलेजली ने संपूर्ण मैसूर को नहीं छीना, वेलेजली ने पूरे मैसूर पर अधिकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा करता तो मराठे उस पर आक्रमण कर देते, या कहें कि मराठे और निजाम के बीच में युद्ध छिड़ जाता, वो फिर से अंग्रेजी सेना को मराठों का सामना करना पड़ता। तो इस डर के मारे वेलेजली ने पूरे मैसूर पर अधिकार नहीं किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैसूर के जो शेष भाग जो बचा हुआ था, जो निजाम और अंग्रेजों के बांटने के बाद में जो भाग मैसूर का बचा हुआ था, उस पर हिंदू राजवंश के कृष्ण राज उदयवर का अधिकार हो गया। क्लियर है। और उसने 1799 में इस संधि को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैसूर पर भी अब कंपनी का अधिकार हो चुका था।
इसके बाद बात करें दोस्तों तो पेशवाओं की बात कर लेते हैं। चलिए पेशवाओं की बात कर लेते हैं। तो पेशवा माधवराव की, जब देखिए माधवराव का जब तक समय था मराठों में, तब तक मराठे जो है उनका प्रभाव था, पूरे भारत में प्रभाव था। लेकिन माधवराव, पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद में इनके बीच में एक आंतरिक विद्रोह छिड़ जाता है, षड्यंत्र होने लगते हैं, कई प्रकार के षड्यंत्र होने लगते हैं। तो इसी बीच में एक जो पेशवा रहे थे बाजीराव द्वितीय, ये मराठा राज्य से भाग करके अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं। अंग्रेजों की शरण में जाने के बाद में पेशवाओं ने अंग्रेजों के साथ 1802 में, दिसंबर 1802 में संधि कर लेते हैं। और इस संधि को कहा जाता है दोस्तों बेसिन की संधि। कौन सी संधि? बेसिन की संधि। एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिन की संधि किस किस के बीच में हुई थी, तो यहां पर वेलेजली और बाजीराव द्वितीय के बीच में, ठीक है ना। तो ये जो बेसिन की संधि रही है दोस्तों, भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण संधि है। इसके बारे में अगर आपको पूरे विस्तार से पढ़ना है तो एक बार गूगल कर लीजिए या फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं बेसिन की संधि पर एक स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। क्लियर है। इसके बाद में जो अगला क्रम रहता है भोसले राजा के साथ संधि। तो बेसिन की संधि, अब बेसिन की संधि जब हो जाती है, बेसिन की संधि मराठों के साथ जब हो जाती है तो इसके कारण दूसरा मराठा युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में भोसले राजा की पराजय हो जाती है। और 17 दिसंबर 1803 को भोसले राजा ने अंग्रेजों से देशगांव की संधि कर लेते हैं। देशगांव की संधि, ये जो देशगांव की संधि हुई, इसी संधि में ही जो है सहायक संधि की शर्तें इंक्लूड कर ली जाती है। मतलब कि देशगांव की संधि के रूप में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। संधि के अनुसार भोसले राजा ने अपनी राजधानी नागपुर में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। क्लियर है। तो इस प्रकार से भारतीय राजाओं को वेलेजली ने मजबूर करके सहायक संधि उनके ऊपर थोपी और थोप करके संपूर्ण जो भारत के जो राजा महाराजा थे, जो भारतीय शासक थे, उनकी शासन व्यवस्था को भी उन्होंने इस प्रकार से हड़प लिया अप्रत्यक्ष रूप से। देखने में तो लगता था कि भारतीय राजा ही उस पर शासन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उस पर शासन अब अंग्रेजों का हो रहा था। कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आर्थिक लाभ डायरेक्टली कंपनी के पास ही पहुंच रहा था। यहां तक का मैटर क्लियर है ना। अब अगर आगे बात करें तो सहायक संधि के लाभ और हानि की भी बात कर ले, क्योंकि एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है ना। इसके लाभ और हानि के साथ बताइए, गुण दोषों के साथ बताइए सहायक संधि क्या थी। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, सहायक संधि के लाभ किसको होंगे? कंपनी को होंगे। सिंपल सी कहानी है। भारतीय राजाओं को तो होंगे नहीं, हाँ होंगे, लेकिन वो ऐसे लाभ होंगे जिनको लाभ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि जो देसी राजा थे अब वो भयमुक्त हो गए थे, उनको किसी का अब डर नहीं रहा था कि कोई उन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि कंपनी है उनको संभालने के लिए, है ना। तो ये कोई लाभ थोड़ी ना हुआ यार, क्योंकि उनसे जो उनकी मेन व्यवस्था थी वो तो छीन ली गई ना। अब चूंकि वो उनकी शासन व्यवस्था अब कंपनी के कंट्रोल में जब जा पहुंची है, तो वो लाभ कैसे कहला सकता है? चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के प्रभुत्व में विस्तार, सबसे पहला जो लाभ हुआ कंपनी को वेलेजली की सहायक संधि के कारण, वो लाभ हुआ कि कंपनी का जो प्रभाव था उसमें विस्तार हुआ। सहायक संधि से देशी राज्यों पर कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। उन राज्यों की विदेश नीति, उन जो देशी राज्य थे उनकी विदेश नीति अब पूरी तरह से कंपनी के अधिकार में जा पहुंची। दूसरे लाभ की बात करें तो सेवा की प्राप्ति किस प्रकार से? देखिए, सहायक संधि के कारण कंपनी देशी नरेशों के खर्च से विशाल सेनाएं रखती थी। अब कंपनी की सेना थी, कंपनी को तो एक रणनीति थी इनकी कि हम अपनी सेना का विस्तार कैसे कर सकते हैं। अब चूंकि अगर वो कंपनी अर्थात कि अंग्रेज अगर भारत में बड़ी सेना अपॉइंट करते तो उसके लिए खर्च भी लगता। तो अंग्रेजों ने अर्थात कि वेलेजली ने यही प्लान किया कि कैसे हम सेना भी बढ़ा ले हमारी और खर्च भी ना हो। इसी के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। उन्होंने जो देशी नरेशों के यहां पर सेना अपॉइंट की, नई सेना भर्ती की, लेकिन खर्च किसका? देशी राजा का। और सेना किसकी? कंपनी की। तो लगाया ना दिमाग इन लोगों ने, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी विशाल सेना बनाई। क्लियर है, जिसने कंपनी के साम्राज्य में अच्छे से विस्तार किया। अगला फायदा, कंपनी का राज्य क्षेत्र युद्ध से मुक्त। अब जहां जहां पर कंपनी का क्षेत्र था, जहां कंपनी का क्षेत्र था अर्थात कि ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्र था, अब वो पूरी तरह से युद्ध से मुक्त हो गया, युद्ध से पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था। क्योंकि सहायक संधि करने से कंपनी का जो राज्य क्षेत्र था युद्ध से मुक्त हुआ। क्यों? क्योंकि यदि कोई युद्ध होता भी था तो वह कंपनी के राज्य क्षेत्र में ना होकर के देशी राज्यों में होता था। कोई युद्ध होगा तो कहां होगा? राजा के क्षेत्र में होगा ना, राज्य में होगा।
राज्य में होगा, जिसकी तरफ से अंग्रेजी सेना लड़ेगी जरूर, लेकिन अगर हार होती है तो वो राजा के माते, और अगर जीत जाते हैं तो ब्रिटिश कंपनी ने जिताया है ना, तो उसका श्रेय वो लेकर चले जाते थे। समझ पा रहे हैं ना। और अगर हार जाते हैं तो भाई कंपनी की सेना आपकी सहायता के लिए आई थी लेकिन हार गई, क्या कर सकते हो उसमें, खर्च तो राजा कर ही रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसकी। इसके अलावा फ्रांसीसियों का प्रभाव अब पूरी तरह समाप्त तो हो चुका था। इस सहायक संधि के कारण जो फ्रांसीसियों का प्रभाव था वो समाप्त होने लगा था, क्योंकि सभी राजाओं ने सहायक संधि एक्सेप्ट कर ली। अब एक्सेप्ट करने पर वहां शर्त थी कि किसी भी यूरोपीय को यहाँ व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा आपके राज्य क्षेत्र में, है ना, और ना आप उनको कहीं नौकरी देंगे, ना आप उनको वहां पर रहने देंगे। तो बताइए ना, जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थी वो तो उस क्षेत्र से पूरी तरह बाहर हो गई। तो सहायक संधि का ये विशेष कंपनी को ये विशेष लाभ मिला। क्लियर है। इसके अलावा शांति की स्थापना, हाँ ये हुआ, क्योंकि जब तक ये सहायक संधि नहीं थी तो कहीं राजा लड़ रहे थे, या राजा या अन्य यूरोपियों के द्वारा बीच में युद्ध हो रहे थे, राजाओं के और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहे थे, फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच युद्ध हो रहे थे। अब चूंकि जब फ्रांसीसियों का प्रभाव अब समाप्त होने लग गया था या समाप्त हो चुका था, तो अब कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। क्योंकि अब किसी के साथ युद्ध करने का निर्णय अब देशी राजा नहीं ले सकता था कि किसके साथ युद्ध करना है या नहीं करना है, ये काम कंपनी को सौंप दिया गया। तो अब कंपनी के पास ये पता था कि किससे युद्ध करना है और किससे नहीं करना। इस कारण से अब कंपनी का जो शासन व्यवस्था थी वो वहां पर अब शांति स्थापित हो चुकी थी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी हानियों को और देख लेते हैं। 5 बिंदुओं के माध्यम से इसकी हानि देखेंगे कि इसके हानियां क्या क्या हुई। तो कंपनी की सेना का आर्थिक बोझ, अब देखिए हानियां तो बहुत अच्छी खासी हुई थी। सबसे पहली जो हानि हुई उन भारतीय राजाओं को हुई जिन्होंने अपने यहां पर अंग्रेजी सेना को रखा था, क्योंकि अंग्रेजी सेना को रखकर उसका खर्च उठाना बहुत भारी हो रहा था, बहुत ज्यादा खर्च था, और उस खर्च को वहन करना उस राजा के बस में नहीं रहा, जिससे लेकिन बर्दाश्त तो करना था। क्योंकि संधि पर हस्ताक्षर किया है, चाहे कैसे भी करे। तो इसको बर्दाश्त करने के लिए, अर्थात कि उस सेना का खर्च उठाने के लिए वो देसी राजा क्या करते थे पता है, जनता पर अधिकतर कर लगाते थे, अधिक से अधिक कर लगाते थे, वो जनता भर नहीं पाती थी। यहां तक कि इसका प्रयोग किया गया था, कई इतिहासकारों ने तो यह प्रयोग किया है कि जनता उस कर को भरने के लिए अपने संतानों को बेच देती थी, या फिर वहां से भागकर जाना पड़ता था, उनको कर नहीं चुका पाती थी। इस प्रकार के कर से जनता दबने लगी। इसके अलावा भारतीय राज्यों की सैनिक शक्ति घट गई थी। भारतीय राजा जो थे अब उनको स्पष्ट कहा गया था कि वो अपनी सेना को कम करके, सेना में कटौती करके और अंग्रेजी सेना को अपॉइंट करेंगे। तो अंग्रेजी सेना को अपॉइंट करने के कारण क्या हुआ कि भारतीय राजाओं की जो सेना थी उसका हाश होने लगा, वो कम होने लग गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है इसमें भारतीय नरेशों के अधिकार क्षेत्र में कमी। जब तक सहायक संधि लागू नहीं की गई थी तब तक जो राजा महाराज, जो देशी नरेश थे, जो देशी राजा थे, संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण जो भी उनको निर्णय लेने का अधिकार था या जिस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन करना, वो सब उनके अंडर में था। लेकिन जैसे ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुआ तो उनके अधिकतम जो अधिकार थे ना, वो कंपनी के पास चले गए। तो अब कंपनी ही निर्धारित करती थी उनके अधिकतम जो भी हित थे। कुल मिलाकर विदेश नीति तो पूरी तरह से कंपनी के हाथों में जा चुकी थी। इसके अलावा वो अपने देसी राजा के यहाँ पर अपनी सेना अपॉइंट कर चुके थे, और इसके अलावा देसी उन सेना के अलावा भी वहां पर एक जो है एक रेजिमेंट अपॉइंट किया गया था, जो उन शासकों से संबंधित निर्णय, मतलब उस देसी राजा का जो किस प्रकार से उसको शासन व्यवस्था का संचालन करना है, ये निर्णय भी वो अंग्रेजी रेजिमेंट ही लिया करती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारतीय नरेश थे उनके अधिकार धीरे धीरे कम होने लग गए। इसके अलावा जनता की कठिनाइयों में वृद्धि होने लग गई। भाई इतने ज्यादा बोझ पड़ चुका था राजा के पास में, तब राजा को जेब से तो खर्च उठाएगा नहीं, इसके लिए वो क्या करेगा, वो टैक्स लगाएगा, और अधिक टैक्स लगाने से जनता बहुत ज्यादा दुखी होने लगी थी। तो ये भी एक बड़ी हानि थी, है ना, भारत की। देसी राज्यों अंग्रेजों से अब ईर्ष्या, जो देसी राजा थे, अब देसी राजा जिन राज्यों ने खुशी खुशी इस संधि को एक्सेप्ट किया था ना, अब वो भी इन अंग्रेजों से नफरत करने लगे थे। क्यों? क्योंकि अब समझ आ रहा था कि अंग्रेज किस तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं। अब लगभग जितने भी भारतीय शासक थे, अब उनकी अकल ठिकाने आई थी। अब उनको समझ आया था कि ये अंग्रेजों ने हमारे यहां पर आकर के कैसे हमको अपने चंगुल में फंसाया है, और अब वो बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते।
तो इस प्रकार की दोस्तों ये कहानी थी सहायक संधि की और लॉर्ड वेलेजली की। उम्मीद करता हूं ये पूरा सेशन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट हो तो मैं आप लोगों के लिए हूं, कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई डाउट नहीं होगा, सेशन कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों की अगर रुचि बनी रहेगी तो सेशन पूरी तरह से कंटिन्यू ही रहेगा। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, और अगले सेशन में जो हम बात करने वाले हैं बात करेंगे रणजीत सिंह पर, रणजीत सिंह और उनकी विशेष उपलब्धियों पर। क्लियर है? चलिए अगले सेशन का थोड़ा सा आपको शायद इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर में दोस्तों अभी हम महिला सशक्तिकरण को कंटिन्यू करेंगे, महिला सशक्तिकरण वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके कंप्लीट होने के बाद में हम इतिहास या हिस्ट्री को, इकोनॉमी को फिर से स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।